सो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होगी हमारी यूनिट 2, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपना बीपीसीसी 110 अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। तो इसमें हम लोग का जो यूनिट 2 है अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में पद्धतिगत दृष्टिकोण। तो अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में शोध क्या है, इसकी अवधारणा, असाइनमेंट में क्वेश्चन और अक्सर एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बीपीसीसी 105 भी जो भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो चीज़ें इसे बहुत आसानी से समझ सकता है, और ये चीज़ें पढ़ के वो उस बुक को बहुत आसानी से समझ सकता है। BPCAH BS साइकोलॉजी, BA ऑनर्स साइकोलॉजी की सेकेंड ईयर की स्ट्रेटेजी वीडियो में एक ये सब का समअप होगा। तो वो आप भी वीडियो हो सकता है आप जब देख रहे हो तो आ चुकी हो, और हो सकता है ना भी आई हो, लेकिन आएगी ये वीडियो। सरल शब्दों में शोध की प्रक्रिया है जो सरल शब्दों में शोध एक प्रक्रिया है जो सभी विषय को ज्ञान को बढ़ाता है। शोध शब्द फ्रेंच भाषा के रिसर्च से बना है, जिसका अर्थ है यात्रा करना या सर्वेक्षण करना। ठीक है, शोध एक जांच के रूप में वर्णित किया जाता है जो न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि जटिल है। शोध को नियंत्रित अवलोकन के विश्लेषण और अभिलेखन के रूप में वर्णित किया गया है। इसकी प्रवृत्ति उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित है, जिसका विश्लेषण और अभिलेखन के परिणामस्वरूप सामान्यीकरण और सिद्धांतों का विकास भी हो सकता है। शोध क्या है? तो शोध क्या है? शोध एक उद्देश्य के लिए किया जाता है, एक व्यवस्थित होता है, ऐसा नहीं कुछ भी कर ले। इसका विश्लेषण और अभिलेखन, एक अभिलेखन होता है, इसका परिणाम स्वरूप सामान्यीकरण किया जाता है, फिर इसे अप्लाई करके फिर पुनः चेक किया जाता है कि क्या जो हम शोध किए ये सही है भी या नहीं, और फिर सिद्धांतों का विकास किया जाता है। शोध की परिभाषाएं होती है, तो बीपीसीसी 105 में एक बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है, वही आप याद कीजिएगा। कलिंगर के अनुसार, ठीक है, वैज्ञानिक शोध घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों के विषय में सिद्धांत और परिकल्पना द्वारा निर्देशित प्राकृतिक घटना का एक व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुबंध और महत्वपूर्ण जांच है। बीपीसीसी 105 वाली ज़्यादा अच्छी है, हमें याद नहीं आ रही है लेकिन हमें याद थी। तो शोध के ऊपर दी गई परिभाषाओं में कुछ बिंदु इस प्रकार है। ठीक है, इसकी प्रगति पद्धतिबद्ध है, मतलब कि ये पद्धतिबद्ध रहता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि पहला कदम तीसरा के बाद आ जाए, तीसरा कदम पहले के बाद आ जाए। यह वस्तुनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठता होती है इसमें। यह कुछ समस्याओं के उत्तर चाहता है हमेशा से। शोध के विषय, शोध की सहायता से व्यापीकरण किया जा सकता है और सिद्धांतों भी विकसित किए जा सकते हैं, मतलब आगे भी शोध में कुछ सिद्धांत जोड़े जा सकते हैं और इसे व्यापकीकरण किया जा सकता है, मतलब इसमें कुछ और इसके सागर में कुछ लोटा और जल डाला जा सकता है, मतलब जो इसकी विस्तृत गणना होती है इसमें कुछ आंकड़े और ऐड किए जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? विवरण, किसी भी चीज़ का विवरण पहले दिया जाता है, फिर स्पष्टीकरण दिया किया जाता है कि वो चीज़ क्या है, स्पष्ट किया जाता है, फिर भविष्यवाणी की जाती है जैसे कि परिकल्पना परीक्षण हुआ करता है, ये सब। फिर उसे नियंत्रण किया जाता है और फिर उपयोग या आवेदन किया जाता है जो शोध मिलता है उससे, जिसे सामान्यीकरण भी कह सकते हो तुम। मनोवैज्ञानिक शोध के सिद्धांत, क्योंकि ये बीपीसीसी 105 में पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होगे वो चीज़ों को तो आप लोग समझ जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आप लोग सारे प्लेलिस्ट देख सको। सारे प्लेलिस्ट में एग्जाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, एग्जाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं, और भी चीज़ें मिलती है। एग्जाम के टाइम्स पे अलग से गाइडेंस की जाती है, तो आप इसमें कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो, अपनी राय, अपनी मशवरा दे सकते हो। तो मनोवैज्ञानिक शोध के सिद्धांत क्या होता है? एक उचित मनोवैज्ञानिक शोध में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। शोध के लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्ट और विशिष्ट तरीके से बताया जाना चाहिए कि शोध का लक्ष्य क्या है और इसका उद्देश्य किस प्रकार है, और क्या इसका जानना शोध है। ऐसे ही हुई ना कि शोध किया और कहीं पे भी एक इस शोध में एक ही नियम से आपको एक दूसरी चीज बताई जा रही है, वही शोध से आपको दूसरी चीज में दूसरी नियम बता रहा है, तो शोध की कोई स्पष्टीकरण और उद्देश्य दिखाई नहीं रहा है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शोधकर्ता को उचित रूप से नियोजित करने की आवश्यकता है। निष्पक्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि शोध का उत्तर हमें ये लाना है तो कुछ भी करके टेढ़ा भागा करके यही ले आया जाए। निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी भी पक्ष को नहीं लेना चाहिए कि ये पक्ष हमेशा पक्षगण रहेगा। शोध का उद्देश्य और उद्देश्य के आधार पर शोध संरचना को उचित रूप से चुना जाना चाहिए। शोध का उद्देश्य और उद्देश्य के आधार पर शोध संरचना, मतलब अगर डॉक्टरेट या डॉक्टर पे शोध किया जा रहा है तो एक बायो के लड़के को लेना, ना कि एक आर्ट्स और हिस्ट्री के बैकग्राउंड को लेना है, पुट कर लेना है। आंकड़ा विश्लेषण में उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग किया जाना है, कौन सी तकनीक का प्रयोग कर रहे हो आंकड़ा विश्लेषण में, और उसे कैसे आप अरेंज करोगे और कैसे आप डाटा को दिखाओगे। ठीक है, शोध अवधारणा और उसके घटक। शोध अवधारणा
आप पहले ही बीपीसीसी 5 में पढ़ चुके हैं, जैसा कि बुक खुद बोल रहा है कि आप पढ़ो 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 बीपीसीसी 105, क्योंकि वो पूरा शोध पे ही है वो बुक। यहाँ तक उन तथ्यों को पूर्वावलोकन करेंगे। आइए कुछ अवधारणाओं को और घटकों की चर्चा करें। अवधारणा, कॉन्स्ट्रक्ट। जब हम संकल्पना के विषय में चर्चा करते हैं तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि मनोवैज्ञानिक शोध के संदर्भ में संकल्पना क्या है। जैसे कि कलिंगर द्वारा परिभाषित किया गया, संकल्पना विशेष रूप से सामान्यीकरण द्वारा गठित एक अमूर्त व्यक्त करता है। इस प्रकार आंकड़ा की एक संकल्पना हो सकती है जिसे लोग लंबी या छोटी वस्तुओं की संकल्पना के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है, या मनोवैज्ञानिक चर समायोजन के लिए किया जा सकता है। व्यक्तिगत व्यवहार टिप्पणियों में के आधार पर समायोजन के लिए अमूर्त का गठन किया जा सकता है। इसी तरीके से विभिन्न मनोवैज्ञानिक चर को कुछ व्यवहारों के आधार पर अमूर्त किया जा सकता है। अवधारणा एक संकल्पना के रूप में हो सकती है जिसे अनुभवजन्य उद्देश्य के लिए अपनाया गया हो। इस प्रकार एक अनुभवजन्य उद्देश्य के लिए शोध समायोजन अपनाया जाता है जब इसे अवधारणा कहते हैं। ठीक है। चर क्या होता है? चर का मतलब है जो भिन्न हो सकता है। इसे मात्रा या एक संख्या के रूप में समझा जा सकता है जो अलग अलग या जिसमें अलग अलग मूल्य होते हैं। ठीक है, मतलब जो कभी निश्चित नहीं होती वो चर होता है। परिचय अनुभाग में भारत किशोर की सामयिक बुद्धि और आत्मसम्मान का एक अध्ययन का उल्लेख किया जा सकता है जो हमेशा भिन्न होती है। किशोर का आत्मसम्मान और सामयिक बुद्धि हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती है। स्वतंत्र चर होता है जिसे चर चर जिसमें शोधकर्ता द्वारा हेरफेर किया जा सकता है वह स्वतंत्र चर होता है। आश्रित चर स्वतंत्र चर में हेरफेर होने पर किसी भी परिवर्तन के लिए मापा जाने वाला चर आश्रित चर कहलाया जाता है। जिसमें पहले परीक्षण हो चुका है वो आश्रित चर होता है। बाहरी चर स्वतंत्र चर और आश्रित चर के संबंध में प्रभावित करने वाले चर बाहरी चर कहलाता है। स्वतंत्र चर और आश्रित चर के संबंध को प्रभावित करने वाले चर बाहरी चर कहलाता है। जनसंख्या व प्रतिदर्श। प्रतिदर्श जनसंख्या पहले बताया गया। एक बहुत बड़ी जनसंख्या में एक व्यक्ति को चुनना और उस व्यक्ति को उस जनसंख्या के रूप में देखना कि हाँ अब हम जनसंख्या के का पूरा डाटा को एक व्यक्ति के रूप में हम नियोजित कर रहे हैं, वो जनसंख्या प्रतिदर्श कहलाता है। जनसंख्या शब्द उपयोगिता व्यक्ति, वस्तुओं, तत्वों, जानवरों, यहाँ तक कि प्रतिक्रियाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो विशिष्ट विशेषताओं का एक स्वरूप प्रदर्शित करती है। इस व्यक्तियों, वस्तुओं तथा जानवरों समूह में जिसका शोधकर्ता अध्ययन करना चाहता है के रूप में समझा जा सकता है। यद्यपि शोधकर्ता नई दिल्ली के किशोरों पर एक अध्ययन करना चाहता है तो वो उसकी जनसंख्या नई दिल्ली के सभी किशोर होंगे। ठीक है। सरल शब्दों में प्रतिदर्श उन व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो शोध में भाग लेते हैं। यदि नई दिल्ली के किशोरों का उदाहरण लिया जाए तो शोधकर्ता के लिए नई दिल्ली के सभी किशोरों से आंकड़ा एकत्र करना संभव नहीं है। अतः शोधकर्ता उन जनसंख्या का एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श लेगा, उन सबका जो प्रतिनिधि करता है। इस प्रकार जो प्रतिदर्श जनसंख्या का एक छोटा समूह जो शोध में भाग लेता है, यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिदर्श जनसंख्या का प्रतिनिधि हो, अर्थात वो जनसंख्या के समान हो जिसमें जनसंख्या के सारे गुण हो। मतलब क्लास 10th का अगर हमें पूरा डाटा एकत्र करना है तो हम हर क्लास के मॉनिटर या हर क्लास से 2 स्टूडेंट को ले लेंगे तो हमें क्लास 10th का सारा डाटा एक शहर का मिल सकता है। तो प्रतिदर्श के तकनीकें भी होती है। संभावित प्रतिदर्श, सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श, व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन, प्रतिचयन लिखा है, प्रतिदर्श बोल रहा है। स्तरीकृत अनियमित प्रतिचयन, समूह प्रतिचयन, बहुस्तरीय प्रतिचयन, गैर संभावित प्रतिचयन, सुविधाजनक प्रतिचयन, स्वैच्छिक प्रतिचयन, निर्णय परिचयन, जिसमें अलग अलग तरीका होता है, जिसमें कई स्तर होता है। जैसे होता है प्री टेस्ट, फिर टेस्ट, फिर इंटरव्यू, फिर ये वो हैन तैन। जिसमें एक होता है जिसमें बाउंडेशन लगी होती है कि सिर्फ बायो के स्टूडेंट आ सकते हैं, सिर्फ जो ग्रेजुएट होता है वो आ सकते हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट आ सकता है ना। इसमें बहुत सारे चर होता है जिसमें एक लॉटरी सिस्टम भी होता है। कुछ होता है जो नमूने बेस होता है, किसी में कुछ खासियत होनी चाहिए, किसी में कुछ डिसेबिलिटीज होनी चाहिए। बहुत सारी होता है कोटा प्रतिचयन, ओबीसी से हो, जाति में से होता है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीजें फिक्स नहीं होती। व्यापक स्नोबॉल प्रतिचयन, बहुत सारे प्रतिचयन होते हैं जिसको हमने बीपीसीसी 105 में पहले पढ़ चुका है और बुक में दिया भी हुआ है तो आप इसे पढ़ सकते हो अभी भी। प्रायोगिक और नियंत्रित समूह, जिस समूह के लिए स्वतंत्र चर में हेरफेर की जाती है उसे प्रायोगिक समूह कहा जाता है। ठीक है। जिस समूह में
स्वतंत्र चर में हेरफेर की जाती है वो प्रायोगिक समूह कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक साधारण कार्य आश्रित चर पर किसी व्यक्ति के प्रतिदेश पर सौर विकर्षण स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं तो प्रायोगिक समूह सौर विकर्षण के अधीन किया जाएगा, जबकि नियंत्रित समूह सामान्य स्थिति में प्रदर्शन करेगा। किसी शोध में नियंत्रित समूह को सम्मिलित करने में शोध को मजबूती मिलती है। हालांकि प्रतिदर्श का चयन करते समय और उन्हें समूह में प्रायोगिक और नियंत्रित सम्मिलित करने समय यादृच्छिक और मिलान तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, साथ ही कॉन्फिडरेट अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक मनोविज्ञान भी शोध में साथी सम्मिलित को कर सकते हैं होना चाहिए शायद। साथी वे व्यक्ति होते हैं जो शोध में सहायता करते हैं, उन्हें विशेष भूमिका दी जाती है। जैसे मिलीग्राम प्रयोग में मिलीग्राम को इस किसी अन्य प्रतिभागी जिसे कार्य त्रुटि की हो वो बिजली का झटका देता था। हाँ, होता है कुछ प्रयोग में एक साथी का होता है जिसपे एक बिजली का झटका लगाया जा सके कि जिसे डराने के लिए हो कि आप शोध में कितनी गलतियां कर रहे हो या सामने वाला किस तरीके से डाटा दे रहा है और आप उससे कैसे प्रभावित हो रहे हो या नहीं, ये सब चीजें के लिए एक शोध में साथी को रखा जाता है। शोध अभिकल्प क्या होता है? समस्या के आधार पर शोधकर्ता को शोध के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना आवश्यक है। अभिकल्प शोध की संरचना को दर्शाता है, जैसे कि कलिंगर ने कहा था, शोध संरचना का आविष्कार शोधकर्ता को मान्य, उद्देश्यपूर्ण, सटीक और आर्थिक रूप से संभव के रूप में शोध सवालों का जवाब देने के समक्ष बनाने के लिए किया जाता है। शोध अभिकल्प न शोध समस्या के उत्तर प्राप्त करने में मदद करता है बल्कि विचरण अंतर नियंत्रण में भी मदद करता है, जिसमें सच्चे विवरण के अधिकतम चरण शामिल है। स्वतंत्र चर में विवरण निर्भर चर में विवरण पैदा करता है और त्रुटि विवरण की न्यूनता निर्भर चर के विवरण के लिए बाहरी चर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। शोध की विभिन्न प्रकार के विकल्प होते हैं। उदाहरण के लिए कारक विकल्प, छोटे विकल्प जिसमें अनुसंधान और अनुसंधान समस्या की आवश्यकता के आधार पर अनुसंधान की संरचना चयन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम 1 और 2 में देख सकते हैं। अच्छा, बहुत लंबी चौड़ी बात है शोध विकल्प। तो मुख्य रूप से क्या है? समस्या के आधार पर शोधकर्ता और शोध के लिए उपयुक्त अभिकल्प का चयन करना आवश्यक है। अभिकल्प शोध की संरचना को दर्शाता है। कैसा शोध की संरचना है? पहले अवलोकन किया जाता है, फिर साक्षात्कार किया जाता है, एक आमने सामने बैठकर अंतर व्यक्तित्व की क्रिया को समझा जाता है, फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है उस व्यक्ति पे, फिर प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव परीक्षण होता है, ये प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है। यहाँ पर छात्र कुछ अर्ध संरचित और संरचित उत्तेजनाओं का जवाब देने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए रोसाइन पॉक टेस्ट, सोमेटिक इंक बॉल्ट सीरीज, सेनेट कैम्प्लीटेशन टेस्ट या थीमेटिक अपर सेशन टेस्ट और चिल्ड्रन अपर सेशन टेस्ट। प्रश्नावली होती है उसमें समाज मिति, सोशियोमेट्री, ठीक है, समाज मिति, आंकड़ों के समाज मिति पे आगे भी एक पूरा वो रहेगा शायद, लंबा चौड़ी कहानी आगे किसी यूनिट में। सामाजिक मनोविज्ञान में आंकड़ों को संग्रहण का एक तरीका समाज मिति है। इसका उपयोग सामाजिक संपर्क में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्तियों के बीच संचार और अंतर क्रिया के संबंधी आंकड़ों व उनका विश्लेषण शामिल होता है। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण शामिल होता है, जिसमें हम लोग बीपीसी 104 बीपीसी 108 में जो बहुत सारी तकनीकें होती है, फलाना वो सब चीज़ों का होता है। अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में मात्रात्मक शोध, जब हम मात्रात्मक शोध पर चर्चा करेंगे जिसका अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्णनात्मक शोध एक निश्चित घटना का विवरण होता है, जिसमें मुख्य रूप से घटना के विषय में अवलोकन का अभिलेख सम्मिलित होता है। ठीक है, एक घटना का अवलोकन और अभिलेख सम्मिलित होता है। वर्णनात्मक शोध व्यवहारिक रूप का वर्णन करने में शोधकर्ता की सहायता करता है। इसमें आंकड़े के प्रभावी ढंग से चरों और हेरफेर किए बिना उपयोग किया जाता है। इसमें कोई मतलब हेरफेर नहीं किया जाता। वर्णनात्मक शोध मात्रात्मक और गुणात्मक या दोनों ही तरह के आंकड़ों का प्रयोग करता है, मतलब इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसमें देखो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। वर्णनात्मक शोध क्या होता है?
मात्रात्मक शोध क्या होता है, गुणात्मक शोध क्या होता है, ये चीजें आगे चलकर बहुत कंफ्यूज करने वाली है। क्योंकि वर्णनात्मक शोध के 3 मुख्य श्रेणियां होती है। यथार्थवादी परिप्रेक्षण जैसी है वैसी कहानी सुन लो, फिर केस स्टडी करो और सर्वेक्षण विधि को अप्लाई करो। सर्वेक्षण विधि बड़ी संख्या में व्यक्तियों के संपर्क करना और सर्वेक्षण करना है कि यह व्यक्ति जो कहानी सुनाया है या जो भी इसकी प्रॉब्लम है उसमें एक एक चीजों को समझना और उसमें चीजों को देखना। ठीक है, फिर सहसंबंध शोध। ठीक है, सहसंबंध शोध का प्रयोग मुख्य रूप से चरों के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए पारिवारिक वातावरण और बच्चों का स्वभाव अवधारणा के बीच संबंधों का अध्ययन, मतलब कैसा उसका पारिवारिक अध्ययन होता है। ठीक है, प्रायोगिक शोध एक शोधकर्ता के कारण प्रभाव संबंध की जांच करने के लिए एक शोध की आवश्यकता के अनुसार पूर्वानुमानित या स्वतंत्र चर में बदलाव कर सकता है। शोधकर्ता नियंत्रित पर्यावरण के तहत प्रयोग करता है। शोध को अधिक स्तर के नियंत्रण के रूप में जा नियंत्रण में किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अधिकांश बाह्य चरों से निपटा जाए। ठीक है, बाहरी चर क्या होता है, जो चीजों को नहीं जानना चाहता, बहुत सारे चर होता है जैसे सिस्टीन पिया। गैर प्रायोगिक शोध। अनुप्रयोग सामाजिक विज्ञान में गैर प्रायोगिक शोध बहुतायत किए जाते हैं। गैर प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर में बदलाव नहीं किया जाता, जिसमें नियंत्रण कम होता है। प्रतिभागियों को याचित यादृच्छिकता से आवंटित नहीं किया जा सकता और अतः गैर संभावित प्रतिदर्श चयन किया जाता है। गैर प्रायोगिक शोध में बाह्य अधिक वैधता अधिक है व आंतरिक वैधता कम। अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान में गैर प्रायोगिक शोध का एक उदाहरण मानसिक स्वास्थ्य और कोविड-19 के ठीक होने वाले व्यक्तियों के कथित सामाजिक समर्थन है। कैसा उनका सामाजिक समर्थन रहता है कोविड-19 से ठीक होने वाले व्यक्तियों के का कथित सामाजिक समंजन गैर प्रायोगिक शोध का उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हो। क्षेत्र प्रयोग प्रतिभागियों के पर्यावरण के भीतर प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाता है। प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है, प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में बदलाव कर सकता है, हालांकि नियंत्रण अधिक नहीं हो सकता, मतलब इसमें ज्यादा नियंत्रण नहीं हो सकता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसी में किए गए क्षेत्र का मनोविज्ञान के क्षेत्रीय में क्या है, मनोविज्ञान के क्षेत्रीय में किए गए क्षेत्र प्रयोग का उदाहरण आज्ञा पालन पर किया गया होफलिंग अस्पताल अध्ययन है। इस क्षेत्र में फायदा यह है कि वास्तविक जीवन परिस्थितियों में प्रतिभागियों द्वारा परिलक्षित व्यवहार को स्वाभाविक और सहज है। ये भी शोध कंप्लीट नहीं होता क्योंकि इसमें बाह्य चर इंटरसेप्ट कर जाता है बहुत बार। ठीक है, क्षेत्र अध्ययन होता है, यह शोध गैर प्रायोगिक है। इसमें शोधकर्ता किसी चर में बदलाव नहीं करता और हर चीज को प्राकृतिक सेटिंग के अध्ययन पर किया जाता है। बड़ी संख्या में प्रतिदर्श से आंकड़ों का एकत्रण आमने सामने साक्षात्कार सर्वेक्षण या प्रक्षेप अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, क्रियात्मक शोध। ठीक है, ये इसे एक निश्चित उद्देश्य वाला शोध कहा जाता है। इसमें मतलब कि निश्चित उद्देश्य होता है। इसमें मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि शोध में प्रतिभागियों को कैसे लाभ होगा। कर्ट लेविन ने, जिसे अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान के विकास में योगदान का श्रेय भी दिया जाता है, ने भी क्रियात्मक शोध के उपयोग पर बल दिया। ठीक है, जो कि एक क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि शोध प्रतिभागियों को कैसे लाभ देगा, इस बात पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। लेविन का मानना था कि एक किताब की ओर ले जाने के बजाय एक शोध को ऐसी कार्रवाई हो जिससे परिणामस्वरूप प्रतिभागी और समाज में समान रूप से लाभ हो। क्रियात्मक शोध का ध्यान हस्तक्षेप पर उसी तरह होता है जैसे कि अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान का। क्रियात्मक शोध को एक ऐसी विधि के रूप में वर्णन किया जा सकता है जिसका उपयोग शोध संरचना में किया जा सकता है, न कि केवल अभ्यास और सूचित करना बल्कि कि इसे प्रभावित करना, मतलब इसे दैनिक जीवन में प्रभावित किया जाना इनका मुख्य लक्ष्य होता है। न कि कहानी सुना देना कि आप में ये चीजें बचपन से थी, ना कि अभी आई है। ठीक है, आइए क्रियात्मक शोध की विशेषताओं पर प्रकाश डाले। क्रियात्मक शोध का मूल क्रियात्मक शोध में क्रिया मूल्यांकन और आलोचनात्मक चिंतन भी सम्मिलित होता है। सेकंड, इसकी प्रवृत्ति सहयोगी और सहभागिता की है और इसे सामान्य उद्देश्य वाले शोध में काम लिया जाता है जिसका उद्देश्य समान होता है। यह एक संदर्भ और स्थिति में के लिए विशिष्ट है। प्रतिभागियों के व्याख्याओं के आधार पर प्रतिबिंब विकसित किए जा सकते हैं। प्रयोग के दौरान क्रिया द्वारा ज्ञान का सृजित होता है। यदि
समाधान के परिणाम स्वरूप प्रथाओं में सुधार होता है तो उसमें समस्याओं का समाधान सम्मिलित हो सकता है। क्रियात्मक शोध में निष्कर्ष निर्णायक और निरपेक्ष होते हैं। लंबी चौड़ी कहानी है। नैदानिक क्रियात्मक शोध, प्रतिभागी क्रियात्मक शोध, अनुभवजन्य क्रियात्मक शोध। ठीक है, मनोवैज्ञानिक शोध में नैतिक मुद्दे हम लोग बीपीसीसी 105 में भी कवर किए थे और अभी भी ये आ गया है, तो इसे एक कहानी के तौर पर जल्दी समझा देते। जब आप किसी भी शोध में या प्रैक्टिकल में या प्रोजेक्ट में जाओगे तो आपके एक नैतिक मुद्दा है। आप 60 PF मान लो, आपके टीचर्स या आपके जो भी स्टडी सेंटर पे आपसे प्रैक्टिकल लिए, उन्होंने आपका एक 16 PF लिया और उसमें आप बहुत ब्रिलियंट आए और किसी चीज़ में बहुत कमजोर आए, मानसिक रूप में आप में फीलिंग्स बहुत कम हो या किसी भी चीज़ में आप रिएक्ट ज़्यादा कर सकते हो, आपने एंग्रीनेस ज़्यादा हो, आप में जिद्दी हो या आप दिमाग से थोड़े ढीले हो, जल्दी गुस्सा आ जाता हो, एंग्री ज़्यादा हो या ईगो ज़्यादा हो या ऐसा कुछ आता है, अगर आप उस टेस्ट को सही से दिए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उछल उछल के बताना ये देखो ये बेवकूफ़ है, ये ऐसा है, ये दिमाग से ढीला है, ये कमज़ोर है, ये ऐसी चीज़ों को ऐसे समझता है। ऐसी कोई बात नहीं है। चीज़ों को छुपाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो आप प्रयोग लियो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है व्यक्ति का सम्मान। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी नैतिकता में आप कर रहे हो किसी का टेस्ट या आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं ढोल बजाओ उसमें। सम्मान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप जो टेस्ट लिए वो क्यों लिए, व्यक्ति को लाभ दो उससे आप, ठीक है। फिर न्याय, कि जो भी आपको आया वो निष्पक्षता से आप बता पाओ, ये नहीं कि आप कहानी अलग सुना दो, न्याय एकदम सही दो, सही चीज़ दो। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं, कहाँ अमेरिका में कहाँ दखलंदाजी की, एकदम अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन क्रिएट किया इस चीज़ों पे, उसमें एक कानून बनाया, फिर उसमें जो कानून के जो बहुत सारे कानून बने, बहुत सारी एसोसिएशन बनी और बहुत सारे लोग आके कुछ मुद्दों पे आके एकदम स्थिर हुआ, जहाँ पे हुआ लाभ और गैर अनिष्टता हो, मतलब लाभ हो और कोई अनिश्चितता ना हो, गैर अनिश्चितता हो, ठीक है। एकांतता और गोपनीयता, एक का एक लो, ऐसा नहीं हो ग्रुप में एक लोग का ले लीजिए और फिर सबको फिर डिस्कस करते पर रहो, गोपनीय हो वो सब चीज़ें, हर चीज़ें फाइल में हो, फाइल के अंदर बच जाती। जैसे नहीं मिले तो रोड पे उसको बताने लग गए तुम्हारी स्क्रू ढीला था ना, क्या हुआ अभी टाइट हुआ कि नहीं, है ना। गुमनामी, गुमनामी रखो युवक को, कभी कोई चीज़ मेंशन मत करो ऐसी जिससे कि उसे पता चल जाए। और जब भी कुछ सामने अगर आपको प्रेजेंटेशन रखनी है या बहुत जगह आपको आंकड़ा दिखाना है, हमने 1000 लोग पे किया और 900 लोग का ये चीज़ आई, तो लोग उसको नाम के से कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, पूरी कहानी यूज़ नहीं करते हैं, गुमनामी उसको दिखा दी जाती है। सूची सहमति, जब भी अगर आप कोई चीज़ करो और आप दिखाओ कि हमें इसी चीज़ पे हमें ऐसे प्रेजेंटेशन बनानी है या हमें इसका रिसर्च में इसका यूज करना है, तो इसे सूची सहमति लो कि हम आपकी ये चीज़ें मानेंगे, हम आपका डाटा यहाँ नहीं दिखाएंगे, हम आप सहमत होते हैं इस चीज़ों पे को हमारे रिसर्च में सहयोग करने के लिए, तब वो सहयोग करने के लिए राजी होगे, तब आप उसकी चीज़ें लो पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी फाइल खोल के चालू हो जाओ किसी का भी रिसर्च में, हाँ हमारे पास भी इस टाइप के कुछ मुद्दे हैं, पहले सूची सहमति ली जाती है। और अब आगे हमारे नीचे सारांश, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, आपका और समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो वीडियो में अगर आपको एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स या और बीपीसीसी की अन्य किताबें चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे सारे प्लेलिस्ट है और एग्जाम इंपॉर्टेंट वीडियोस और असाइनमेंट आती रहती है, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और किसी भी तरह की कोई आपको डाउट और अपनी क्वेरी पूछनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी एक लिंक पे मैसेज भी कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।